हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमारी चल रही है, जिसमें अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। बेसिकली ये टॉपिक एक्सटेंशन ही है जो हमने कल लास्ट लेक्चर किया था कंडक्ट, उसकी थोड़ी सी डिटेल यानी शॉर्ट रन और लॉन्ग टर्म कर्व्स को हम समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं शॉर्ट रन कर्व्स के सेक्शन के साथ। ये सेक्शन शॉर्ट रन में कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स को आपके लिए इंट्रोड्यूस करेगा, जो फर्म्स के प्रोडक्शन डिसीजन के लिए बहुत क्रिटिकल है। ये कॉस्ट का क्लासिफिकेशन और बिहेवियर शॉर्ट रन कॉन्स्टेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करता है। शॉर्ट रन में कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन फर्म्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए फाउंडेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। पहला आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो शॉर्ट रन कॉस्ट स्ट्रक्चर का एक कांस्टेंट कंपोनेंट रिप्रेजेंट करती है। टीएफसी वो कॉस्ट हैं जो आउटपुट के लेवल से इंडिपेंडेंट होती हैं और कांस्टेंट रहती हैं, जैसे रेंट या डेप्रिसिएशन। ये शॉर्ट रन में फिक्स्ड इनपुट्स के एसोसिएटेड कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। फिर आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये एक और कैटेगरी है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है और प्रोडक्शन के डायनामिक नेचर को कैप्चर करती है। टीवीसी वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ वेरी करती है, जैसे रॉ मटेरियल या वेजेस हो गई। ये वेरिएबल इनपुट्स के यूसेज के प्रोपोर्शनल कॉस्ट को हाईलाइट करती है। फिर आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन में सारे कॉस्ट का एग्रीगेट रिप्रेजेंट करती है, जो प्रोडक्शन के ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन को डिफाइन करता है। टीसी, टीएफसी और टीवीसी का सम है, यानी जो टीसी है वो टीएफसी और टीवीसी का सम है। ये टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट को कैप्चर करता है जो फर्म एक गिवन आउटपुट लेवल के लिए इनकर करती है। टीसी के फॉर्मूले की बात करें, दैट इज टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है जी। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स को क्लियरली डिफाइन करती है। अब आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये एक पर यूनिट कॉस्ट मेट्रिक है जो फिक्स्ड कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को आउटपुट के क्रॉस एनालाइज करता है। ईएफसी फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से मेजर करता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट के स्प्रेडिंग इफेक्ट को हाईलाइट करता है जब आउटपुट बढ़ता है। ईएफसी का फॉर्मूला है टीएफसी को क्वांटिटी से यानी क्यू से डिवाइड करना, जहाँ क्यू आउटपुट क्वांटिटी है। ठीक है, यानी जो ईएफसी है दैट इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। ये मैथमेटिकली फिक्स्ड कॉस्ट के पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्चर करता है। फिर आती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक और पर यूनिट कॉस्ट मेट्रिक है जो वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर को आउटपुट के रिलेटिव में एनालाइज करता है। ठीक है, होप्सो ये आपको क्लियर होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से मेजर करता है। ये वेरिएबल इनपुट्स के कॉस्ट एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। एबीसी का फॉर्मूला है टीबीसी डिवाइडेड बाय क्यू। ये अगेन मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करती है, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। फिर आती है एवरेज टोटल कॉस्ट। एक कॉम्प्रिहेंसिव पर यूनिट कॉस्ट मैट्रिक है जो टोटल कॉस्ट के बिहेवियर को आउटपुट के क्रॉस एनालाइज करता है। ईटीसी टोटल कॉस्ट को पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से मेजर करता है। ये ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंसी को कैप्चर करता है। ईटीसी का फॉर्मूला, अगर मैं एवरेज टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करूं, दैट इज टी सी डिवाइडेड बाय क्यू, जो एएफसी और एबीसी का सम भी है। ये टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स के कंबाइंड इफेक्ट को मैथमेटिकली डिफाइन करता है, यानी आप इसको एटीसी इज इक्वल टू ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है जी। फिर आती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट मैट्रिक है जो एडिशनल प्रोडक्शन के कॉस्ट इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं। एमसी एक और यूनिट प्रोड्यूस करने का एडिशनल कॉस्ट है। ये प्रोडक्शन के इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल बर्डन को हाईलाइट करता है। एमसी का फॉर्मूला दैट इज एमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, जहाँ डेल्टा टीसी टोटल कॉस्ट में चेंज है और डेल्टा क्यू आउटपुट में चेंज है। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करता है। अब इसमें
इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कर्व दैट कैन नॉट बी यू शेप्ड, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो अब बात करते हैं कर्व दैट कैन नॉट बी यू शेप्ड की। जो कॉस्ट कर्व्स के शेप्स और बिहेवियर को अब मैं आपको समझाऊंगा। ये सेक्शन एक स्पेसिफिक कर्व के यूनिक नेचर को अब हाईलाइट करेगा, यानी अब ये मैं आपको ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, कर्व दैट कैन नॉट बी यू शेप्ड। ठीक है जी। देखो कॉस्ट थ्योरी में कॉस्ट कर्व्स जैसे ABC, AFC, ATC और MC के शेप्स प्रोडक्शन लेवल और कॉस्ट के रिलेशनशिप से डिटरमाइन होते हैं। ये कॉस्ट बिहेवियर के डायनामिक पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। होप सो ये आपको चीज़ क्लियर होगी। यू शेप्ड कर्व ये इंडिकेट करता है कि कॉस्ट पहले डिक्रीज होती है, एक मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है और फिर आउटपुट बढ़ने के साथ इंक्रीज होती है। ये एफिशिएंसी और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के इफेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर था, जो मैं आपको जो ऑप्शन जो करेक्ट थी वो आइडेंटिफाई करती है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है यू शेप नहीं हो सकता। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के यूनिक बिहेवियर को हाईलाइट करता है। ठीक है जी। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व्स के सेक्शन को देखते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो AFC के स्पेसिफिक बिहेवियर और शेप को अब एक्सप्लोर करते हैं, जो दूसरे कॉस्ट कर्व से डिफरेंशिएट करता है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट, मशीनरी आउटपुट के लेवल से इंडिपेंडेंट होते हैं और कांस्टेंट रहते हैं। ये TFC के अनचेंजिंग नेचर को एम्फसाइज करता है। AFC की कैलकुलेशन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके की जाती है, यानी AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाई Q। ये फिक्स्ड कॉस्ट के पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकली डिफाइन करती है चीज़। जब आउटपुट बढ़ता है AFC कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स के क्रॉस सेपरेट होती है। ये कॉस्ट डिल्यूशन के इकोनॉमिक प्रिंसिपल को हाईलाइट करती है। इससे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग हाइपरबॉलिक कर्व मिलता है जो कभी राइज नहीं करता, जिसकी वजह से AFC कर्व का यू शेप होना इम्पॉसिबल है। ये AFC के यूनिक शेप को चीज़ क्लैरिफाई करती है। AFC कर्व आउटपुट बढ़ने के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को असिम्प्टोटिकली अप्रोच करता है, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होता। ये फिक्स्ड कॉस्ट के परसिस्टेंट नेचर को चीज़ हाईलाइट करती है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन, डेरिवेशन। अब देखते हैं डेरिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, इसको समझते हैं। ये सेक्शन यानी जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के डेरिवेशन ऑफ बिहेवियर को न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू एक्सप्लेन करेगा, यानी मैं आपको इसको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। ये कॉस्ट डायनामिक्स को प्रैक्टिकली एनालाइज करेगा। देखो कॉस्ट स्केड्यूल, सबसे पहले एक टेबल है जो आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स के अगेंस्ट वेरियस कॉस्ट मैट्रिक्स को प्रेजेंट करता है। ये कॉस्ट बिहेवियर के पैटर्न्स को क्वांटिफाई करता है। अब ये टेबल आउटपुट यानी Q, TFC, TVC, TC, AFC, ABC, ATC और MC को लिस्ट करता है, जो शॉर्ट रन कॉस्ट स्ट्रक्चर के कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को प्रोवाइड करते हैं ज़ीरो आउटपुट पे। सो इसको मैं लिख देता हूँ आपको। देखो जब ज़ीरो आउटपुट है, ठीक है जी, जो इस पे TVC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी 5 लाख है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, और जो TC होगी जो इन दोनों का प्लस है वो 5 लाख ही होगी। ठीक है। AFC, ABC, ATC और MC अनडिफाइंड होते हैं। ये इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन को हाईलाइट करता है जब प्रोडक्शन नहीं होती। फिर 100 यूनिट्स पे बात करते हैं, लाइक 0 से अब 100 यूनिट्स हो गया आउटपुट। ठीक है जी। TFC वही सेम कांस्टेंट 5 लाख रहेगा। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 20,000 होगी सपोज करो। TC अब कितनी होगी, दोनों का समेशन 5,20,000। अब यहाँ पे अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 5 लाख, उसको डिवाइड किसके साथ करना है, क्वांटिटी के साथ, यानी क्वांटिटी हमारी कितनी है 100। सो 5,000 एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी निकलेगी। सेम वे में अगर हम ABC निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी 20,000, उसको करना है किसके डिवाइड है 100,
यानी 200 हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। और अगर ATC एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें, इसका और इसका प्लस 5000 प्लस 200 5200 हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट होगी। और अगर हम MC की बात करें, देखो TC पहले कितनी थी 5 लाख, उसके बाद TC जब आउटपुट बढ़ा कितनी होगी 5,20,000। सो MC कितनी निकलेगी, डैट इज TC1 माइनस TC 5,20 में से 5 लाख माइनस कर दो, 20,000 हमारी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी। ठीक है जी, ईयरली प्रोडक्शन स्टेज के कॉस्ट स्ट्रक्चर को अब चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। अब यही चीज़ हम 200 यूनिट्स तक लेके जा सकते हैं, 300 यूनिट्स तक लेके जा सकते हैं, 400 तक लेके जा सकते हैं, 500 तक लेके जा सकते हैं। अब नोट डाउन करते तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर हम 200 यूनिट्स पे जाते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट टोटल 38 यानी 38,000 हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट दोनों का प्लस 5,38,000। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 2,500 आएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ₹190, एवरेज टोटल कॉस्ट 2,690 आएगी, मार्जिनल कॉस्ट 180। ये कॉस्ट एफिशिएंसी के इनिशियल गेन्स को अब शो करता है। अगर हम आउटपुट 300 यूनिट्स पे ले जाएं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख सेम रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 54,000, टोटल कॉस्ट होगी दोनों का प्लस 5,54,000, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1,667, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ₹180, एवरेज टोटल कॉस्ट 1,847 और MC 160। ये ऑप्टिमल एफिशिएंसी पॉइंट को अब ये हाईलाइट करता है। इसके अलावा अगर हम फर्दर आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, मान लो 400 यूनिट्स पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वही सेम 5 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 76,000, टोटल कॉस्ट दोनों का प्लस 5,76,000, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 1,250, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 190, एवरेज टोटल कॉस्ट 1,440 और MC 220। ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स के ऑनसेट को अब ये रिफ्लेक्ट करता है। फिर अगर हम 500 यूनिट्स पे आउटपुट लेके जाते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख होगी, टोटल कॉस्ट 6 लाख होगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 1000 आ जाएगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 200 यानी 200, एवरेज टोटल कॉस्ट 1,200 यानी 1200 और MC 240। ये हायर आउटपुट लेवल्स पे कॉस्ट इंक्रीज को शो करता है। अब हम इसका अगर बिहेवियर समझें, ठीक है, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को अब समराइज करते हैं जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन की इकोनॉमिक डायनामिक्स को आपको क्लैरिफाई करेंगे। देखो जब TFC 5 लाख पे कांस्टेंट रहती है, ये फिक्स्ड कॉस्ट के अनचेंजिंग नेचर को एम्फसाइज करती है जो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ बढ़ती है, पहले डिक्रीजिंग रेट पे यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से, फिर इंक्रीजिंग रेट पे यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। ये वेरिएबल कॉस्ट के डायनामिक बिहेवियर को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ राइज करती हैं क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। ये टोटल कॉस्ट के टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्रिवन ग्रोथ को हाईलाइट करता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट बढ़ने के साथ डिक्लाइन करती हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स के अक्रॉस स्प्रेड होती है। ये कॉस्ट डिल्यूजन के प्रिंसिपल को कैप्चर करता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होती है, पहले एफिशिएंसी की वजह से डिक्रीज होती है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से इंक्रीज होती है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लाइफ साइकिल को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। एवरेज टोटल कॉस्ट भी यू शेप्ड होती है जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ट्रेंड्स को कंबाइन करती है। ये टोटल कॉस्ट के पर यूनिट बिहेवियर को कॉम्प्रिहेंसिवली कैप्चर करती है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड होती है, पहले डिक्रीज होती है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स के सेट होने के बाद इंक्रीज होती है। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट के रिस्पॉन्स टू प्रोडक्शन चेंजेस को चीज़ हाईलाइट करती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझे थोड़ी सी, शॉर्ट रन कर्व्स को विजुअली जो एक्सप्लेन करती है, जो कॉस्ट बिहेवियर के पैटर्न्स को क्लियर करती है। देखो एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी के प्रोग्रेशन को डिफाइन करती है। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स के मेजरमेंट, वाई एक्सिस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस्ट मैट्रिक्स के मेजरमेंट को चीज़ हाईलाइट करती है। ठीक है जी। कर्व्स की बात करें, कॉस्ट कर्व्स की शेप्स और पोजीशंस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं जो ग्राफिकल एनालिसिस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होती है। ये फिक्स्ड कॉस्ट के कांस्टेंट नेचर को विजुअली कैप्चर करती है। लाइक मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, दैट इज TFC। ठीक है जी।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टीसी अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं, जहां टीसी टीवीसी के पैरेलल इंक्रीज होती है, यानी टीएफसी के शिफ्ट के साथ ये वेरिएबल कॉस्ट ड्रिवन ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। एएफसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और जीरो को अप्रोच करते हैं। ये फिक्स्ड कॉस्ट डिल्यूजन के असिम्प्टोटिक बिहेवियर को चीज़ हाईलाइट करती है। एबीसी और एटीसी यू शेप्ड होते हैं। लाइक मैं आपको एक बार ड्रॉ ही कर देता हूँ, देखो, दैट इज TFC ये जो डिफरेंस है ये TFC के बराबर होगा। ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और बाकी AC की बात करें, AC कह लो या ATC कह लो, ठीक है जी। AC और MC लगा लो, ठीक है जी। जहां अब एबीसी और एटीसी यू शेप्ड होते हैं, जहां एटीसी हमेशा एबीसी के ऊपर होती है। डिफरेंस ईएफसी की वजह से ही होता है। ये कंबाइंड कॉस्ट बिहेवियर को कैप्चर करती है। एमसी यू शेप्ड होती है और एबीसी और एटीसी को उनके मिनिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ये मार्जिनल कॉस्ट के पाइवटल रोल को एफिशिएंसी पॉइंट्स पे हाईलाइट करती है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप का। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व के सेक्शन की, जो कॉस्ट कर्व्स के इंटरडिपेंडेंसीज और इंटरेक्शंस को एक्सप्लोर करता है। ये कॉस्ट डायनामिक्स के डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, एमसी, एवीसी और एटीसी को उनके मिनिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि एमसी जब एवीसी और एटीसी से नीचे होती है तो उन्हें डाउन पुल करती है, और जब ऊपर होती है तो उन्हें अप पुल करती है। ये मार्जिनल कॉस्ट के ड्राइविंग इन्फ्लुएंस को चीज़ हाईलाइट करती है। एटीसी आउटपुट बढ़ने के साथ एबीसी को अप्रोच करती है, क्योंकि एएफसी डिमिनिशिंग होती जाती है। ये फिक्स्ड कॉस्ट के डिक्रीजिंग इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। एमसी टीवीसी में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करती है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से होते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीमेंटल बिहेवियर को कैप्चर करते हैं। अब बात देखते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। जो शॉर्ट रन में कॉस्ट कर्व्स के कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ये प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट एनालिसिस को मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ। देखो, शॉर्ट रन में फर्म्स के पास कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं जो इजीली एडजस्ट नहीं किए जा सकते, जैसे कैपिटल या प्रोडक्शन फैसिलिटी का साइज़। ये शॉर्ट रन कंस्ट्रेंट्स के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को चीज़ डिफाइन करती है। अब आगे बात करें, लेकिन फर्म्स वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर और रॉ मटेरियल के यूसेज को वेरी कर सकते हैं। ये शॉर्ट रन में फ्लेक्सिबिलिटी के स्कोप को हाईलाइट करता है। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में वो सारे कर्व शामिल होते हैं जो शॉर्ट रन कॉस्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये कॉस्ट एनालिसिस के की कंपोनेंट्स को आउटलाइन करता है। टोटल कॉस्ट फर्म के द्वारा एक गिवन आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करने के लिए इनकर्ड सारे कॉस्ट का सम रिप्रेजेंट करती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करता है। ये ओवरऑल कॉस्ट बर्डन को कैप्चर करता है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट लेवल के चेंजेस के साथ वेरी नहीं करती, जैसे रेंट, फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और परमानेंट स्टाफ के सैलरीज। ये फिक्स्ड इनपुट्स के एसोसिएटेड कॉस्ट को हाईलाइट करती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट लेवल के चेंजेस के साथ वेरी करती है, जैसे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यूटिलिटीज़ और पैकेजिंग कॉस्ट। ये वेरिएबल इनपुट्स के डायनामिक कॉस्ट को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। एवरेज टोटल कॉस्ट को पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है, और टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज ETC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q। ये ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंसी को क्वांटिफाई करती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है, और फिक्स्ड कॉस्ट को Q से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है, यानी EFC इज इक्वल टू FC डिवाइडेड बाई Q। ये फिक्स्ड कॉस्ट डिल्यूजन को मैथमेटिकली डिफाइन करता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है, और VC को Q से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। EBC इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाई Q। ये वेरिएबल कॉस्ट एफिशिएंसी को कैप्चर करता है। मार्जिनल कॉस्ट एक और यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने का एडिशनल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है, और TC में चेंज को Q में चेंजेस से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है, यानी MC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बिहेवियर को क्वांटिफाई करता है, ठीक है जी। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स का शेप
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से इन्फ्लुएंस होता है, जहां मार्जिनल कॉस्ट इवेंचुअली इंक्रीज होती है जब वेरिएबल इनपुट एक के ज़्यादा यूनिट्स फिक्स्ड इनपुट के साथ जोड़े जाते हैं। ये प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी को कॉस्ट टर्म्स में रिफ्लेक्ट करता है। शॉर्ट रन में एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के लेवल के साथ चेंज नहीं करती। ये फिक्स्ड कॉस्ट के स्टैटिक नेचर को एम्फसाइज करता है। इसीलिए एवरेज टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट की इक्वल नहीं होती। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत थी, ये पेपर में ऐसे ही पूछी गई थी, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये क्लैरिफिकेशन कॉस्ट रिलेशनशिप के करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर एएफसी में डिक्रीज और एबीसी में इंक्रीज ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। ये कॉस्ट डायनामिक्स के बैलेंसिंग इफेक्ट को चीज़ हाईलाइट करती है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको करने जा रहे हैं। नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, इसका क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन के सेक्शन की, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के एक्सट्रीम आउटकम्स को एक्सप्लोर करेगा। ये प्रोडक्शन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मैं आपको क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का इसेंस नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन है। ये लॉ के कोर प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करते हैं जो प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइन को डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहता है कि जब वेरिएबल इनपुट के एडिशनल यूनिट्स फिक्स्ड इनपुट्स के साथ जोड़े जाते हैं तो वेरिएबल इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट इवेंचुअली डिक्रीज होते हैं। ये प्रोडक्टिविटी के डिमिनिशिंग नेचर को कैप्चर करता है। दूसरे शब्दों में, आउटपुट में इंक्रीज इनपुट के इंक्रीज के रिलेटिव में छोटा होता जाता है, जो नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स का रिजल्ट देता है। ये एक्सट्रीम डिमिनिशिंग रिटर्न्स के इम्पैक्ट को क्लैरिफाई करता है। अब अगेन एक बार मैं आपको कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स बनाने चाह रहा हूँ, जो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। जो ये सेक्शन है, जो डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट को डिफाइन आपको करूँगा मैं, जो फॉर्म्स के फाइनेंशियल एनालिसिस में क्रिटिकल होते हैं। ये कॉस्ट के वेरियस डायमेंशंस को आप एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक स्पेसिफिक कॉस्ट कैटेगरी है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है। ये टेंजिबल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसमें पहला है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, ये हम कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फर्म के द्वारा मनी के आउटले की रिक्वायरमेंट रखती है। ये डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को हाईलाइट करती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो एक्चुअल मॉनेटरी एक्सपेंसेस हैं जो फर्म गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या एक्विजिशन में इनकर करते हैं। ये रियल कैश आउटफ्लोज को कैप्चर करती है। फिर आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एक नॉन मॉनेटरी कॉस्ट कैटेगरी है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये इंटेंजिबल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फर्म के द्वारा किसी मनी आउटलेट की रिक्वायरमेंट नहीं रखती। ये नॉन मॉनेटरी सेक्रीफाइसेस को हाईलाइट करती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फोरगॉन अल्टरनेटिव्स को रेफर करती है जो रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करने से एसोसिएटेड होते हैं। ये अल्टरनेटिव यूसेस की इकोनॉमिक वैल्यूज़ को कैप्चर करती है। कंपनी के डेट प्रपोर्शन बढ़ने का इम्प्लिसिट कॉस्ट ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हायर रिटर्न डिमांड करेंगे। ये इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करती है चीज़। जब कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रपोर्शन बढ़ाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स इंक्रीज रिस्क की वजह से हाई रिटर्न्स डिमांड कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल लिवरेज के इम्प्लिसिट कॉस्ट को चीज़ क्लैरिफाई करती है। इससे डेट लेवल बढ़ने का इम्प्लिसिट कॉस्ट माना जा सकता है। ये नॉन मॉनेटरी कॉस्ट के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन को समझ आती है। अब आता है टोटल कॉस्ट सेक्शन। सारे कॉस्ट के एग्रीगेट्स को डिफाइन करता है जो फर्म प्रोडक्शन में इनकर करती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मैट्रिक है। टोटल कॉस्ट फर्म के द्वारा प्रोडक्शन में यूज़ किए जाने वाले सारे इनपुट्स के मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ये प्रोडक्शन के ओवरऑल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को कैप्चर करती है। टोटल कॉस्ट फर्म के द्वारा इनकर्ड सारी कॉस्ट का सम रिप्रेजेंट करती है जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं। ये हॉलिस्टिक कॉस्ट पर्सपेक्टिव्स को एम्फसाइज करती है। फिर आती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट एक स्पेसिफिक कॉस्ट कैटेगरी है जो पास्ट डिसीजन से रिलेटेड होती है और नॉन रिकवरेबल होती है। ये इररिवर्सिबल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को एनालाइज करती है।
संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी कमिटेड हो चुकी है और रिकवर नहीं किया जा सकती। ये पास्ट एक्सपेंडिचर्स के परमानेंट नेचर को चीज़ हाईलाइट करती है। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है और प्रेजेंट या फ्यूचर डिसीजन से रिकवर या चेंज नहीं किया जा सकती। ये डिसीजन मेकिंग के इररेलेवेंस को चीज़ क्लैरिफाई करती है। संक कॉस्ट फर्म के ओन्ड और प्रोडक्शन में यूज्ड इनपुट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ये संक रिसोर्सेज के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट में चेंज को रिप्रेजेंट करती है जो आउटपुट में एक यूनिट चेंज के लिए होती है। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट के कोर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एक डिसीजन के रिजल्ट में कॉस्ट के टोटल इंक्रीज को रिप्रेजेंट करती है। जो नेक्स्ट है, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कैप्चर करती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में अगर आपको फिर बताऊं, वो कॉस्ट है जो फर्म के डिसीजन से अनफेक्टेड होती है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नॉन डिस्क्रिशनरी नेचर को हाईलाइट करती है, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी इनएक्यूरेट थी जो मैंने आपको बताया ना, ये एज सच पेपर में दी गई थी क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट डिसीजन से रिलेटेड होते हैं, जैसे रिसोर्स एलोकेशन के साथ। ये चीज़ को आप याद रखना। अब बात करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के सेक्शन की, जो लॉन्ग रन में कॉस्ट बिहेवियर को एक्सप्लोर करते हैं। ये सेक्शन शॉर्ट रन से अलग कॉस्ट डायनामिक्स को इंट्रोड्यूस आपको करेगा। लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल माने जाते हैं जो फर्म्स को प्रोडक्शन लेवल एडजस्ट करने, ऑपरेशंस के स्केल चेंज करने और सारे इनपुट्स के यूसेज को मॉडिफाई करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को अब चीज़ डिफाइन करेगी। अब हम चलते हैं, इसी को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक लॉन्ग रन। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के साथ। ये सेक्शन लॉन्ग रन में कॉस्ट के टाइप्स को इंट्रोड्यूस करेगा जो फर्म्स के लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन डिसीजन के लिए क्रिटिकल है। लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और ये कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के यूनिक नेचर को हाईलाइट करता है। अब चलते हैं जी, देखो लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करता है, जहां फर्म्स अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को फुली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। की लॉन्ग रन कॉस्ट वो कैटेगरीज हैं जो लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस के लिए सेंट्रल होती हैं। ये कॉस्ट लॉन्ग रन प्रोडक्शन के फाइनेंशियल डायनामिक्स को शेप करते हैं। सबसे पहला, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मेट्रिक है जो लॉन्ग रन में प्रोडक्शन के टोटल फाइनेंशियल बर्डन को रिप्रेजेंट करता है। LRTC यानी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करने का टोटल कॉस्ट है जब ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं। ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन के प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है, जहां फर्म्स मोस्ट एफिशिएंट इनपुट मिक्सेस चूज करती हैं। LRTC का फॉर्मूला है LRTC इज इक्वल टू F फंक्शन ऑफ Q। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LRTC इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q, जो इनपुट प्राइजेस और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। यह मैथमेटिकली आउटपुट के फंक्शंस के रूप में टोटल कॉस्ट को डिफाइन करता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एक पर यूनिट कॉस्ट मेट्रिक है जो लॉन्ग रन में कॉस्ट एफिशिएंसी को मेजर करता है। LRAC आउटपुट के पर यूनिट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉन्ग रन में कॉस्ट एफिशिएंसी के एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। LRAC का फॉर्मूला है LRAC इज इक्वल टू LRTC डिवाइडेड बाई Q, और जो LRTC था वो था फंक्शन ऑफ Q। ठीक है जी, जहाँ जो Q है आउटपुट क्वांटिटी है, ये पर यूनिट कॉस्ट के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है चीज़। फिर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यानी LRMC एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेट्रिक है जो एडिशनल प्रोडक्शन के कॉस्ट इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करता है। LRMC एक और यूनिट प्रोड्यूस करने का एडिशनल कॉस्ट है। ये लॉन्ग रन में इंक्रीमेंटल कॉस्ट बिहेवियर को हाईलाइट करता है। LRMC का फॉर्मूला है दैट इज LRMC इज इक्वल टू डेल्टा LRTC अपॉन डेल्टा Q, जहाँ डेल्टा LRTC टोटल कॉस्ट में चेंज है और डेल्टा Q आउटपुट में चेंज है। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट के मैथमेटिकल डेरिवेशन को डिफाइन करता है। अब डेरिवेशन एंड बिहेवियर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स का समझते हैं, देखते हैं डेरिवेशन बिहेवियर और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के सेक्शन को, जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के डेरिवेशन और बिहेवियर को न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू एक्सप्लेन करता है। ये स्केलेबिलिटी और कॉस्ट डायनामिक्स को क्लैरिफाई करेगा।
देखो डेरिवेशन सेक्शन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को डिस्कस करता है जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के रिलेशनशिप के थ्रू समझे जाते हैं। LRAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यानी SRAC कर्व्स के एनवलप से डिराइव किया जाता है, जहां हर SRAC कर्व एक फिक्स्ड प्लांट साइज को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉन्ग रन कॉस्ट मिनिमाइजेशन के प्रोसेस को हाईलाइट करती है। फर्म्स हर आउटपुट लेवल के लिए ऑप्टिमल प्लांट साइज चूज करते हैं ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। ये लॉन्ग रन फ्लेक्सिबिलिटी के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को एम्फसाइज करता है। कॉस्ट स्केड्यूल की बात करें, एक टेबल है जो आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स के अगेंस्ट लॉन्ग रन कॉस्ट मैट्रिक्स को प्रेजेंट करता है। ये लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर के पैटर्न्स को क्वांटिफाई करता है। अब ये टेबल क्यू, LRTC, LRAC और LRMC को लिस्ट करेगा जो लॉन्ग रन कॉस्ट स्ट्रक्चर के कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को प्रोवाइड करेंगे। अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, दो करवा देता हूँ, बाकी वैसे बता दूंगा। देखो अगर तो आउटपुट है ज़ीरो आउटपुट पे LRTC ज़ीरो है, यानी दैट इज LRTC इज इक्वल टू ज़ीरो, और LRAC और LRMC अनडिफाइंड होते हैं। ये कॉस्ट इनिशियल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होती। फिर 100 यूनिट्स आउटपुट, अब आउटपुट 100 यूनिट हो गया। LRTC जो है दैट इज, इसके नीचे लिख लो 180 है, और LRAC 1800, ठीक है। 180 ये आया कैसे, 180 डिवाइडेड बाय 100, सो 1800 आ गया। और जो LRMC है, जो चेंज है ज़ीरो से जो आपका 1800 हुआ है, दैट इज 1800। ये जो मैंने अभी आपको डाटा बताया है, ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टेज के कॉस्ट स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है। अब एक और सुन लो, अगर आउटपुट 200 हो जाए, जो आपका LRTC है, ठीक है जी, वो 3,20,000, और जो LRAC है वो हो जाएगा 320 को 200 से डिवाइड करो, डैट इज 1600। और अगर हम LRMC की बात करें, LRMC होगा आपका 1400 रुपया, ठीक है जी, समझ आ गया। आप इसको जो ये कॉस्ट एफिशिएंसी के इनिशियल गेन्स को शो कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है, यानी जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है जो आपका चेंज हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ, आपका जो LRTC था पहले 180 था, अब यहाँ पे 320, ठीक है। इसके अगर हम चेंज की बात करें, 40,000 का चेंज हुआ, यूनिट 100 से 200 यानी 100 से बढ़ी है, सो इसको कर दो 400 बन गया, और पिछले को इसको प्लस कर दिया। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, यानी ये 180 था, ये है 320। अगर हम 320 से 180 माइनस कर दें, डैट इज 1,40,000 आएगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी, एक मिनट रुको, ये नमक करना। अब वैसे देख लो, 100 से 200 यानी ये 100 हो गया, 100 सो 1400 आपका LRMC आ गया, ठीक है जी। अब यही हम कंटिन्यू करते हैं, आप बाकी डाटा लिख लो। 300 यूनिट्स पे LRTC 420, LRAC 1400 और LRMC 1000 है। ये ऑप्टिमल एफिशिएंसी आउटपुट पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। 400 यूनिट्स पे LRTC 5,60,000, LRAC 1400 और LRMC 1400 है। ये स्टेबल कॉस्ट एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। 500 यूनिट्स पे LRTC 7,50,000, LRAC 1,500 और LRMC 1,900। ये कॉस्ट इंक्रीज के ऑनसेट को शो करता है। अब बिहेवियर सेक्शन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समराइज करेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो स्केलेबिलिटी के इकोनॉमिक डायनामिक्स को क्लैरिफाई करेगा। देखो LRTC आउटपुट के साथ बढ़ता है, जो वेरिएबल इनपुट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ये प्रोडक्शन की इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन को हाईलाइट करता है। LRAC यू शेप्ड होता है, पहले इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से डिक्रीज होता है, एक मिनिमम पॉइंट तक पहुंचता है, फिर डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से इंक्रीज होता है। ये कॉस्ट एफिशिएंसी के लाइफ साइकिल को कैप्चर करता है। LRMC यू शेप्ड होता है और LRAC को उसका मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये मार्जिनल कॉस्ट के पाइवटल रोल को एफिशिएंसी पॉइंट पे हाईलाइट करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को विजुअली एक्सप्लेन करता है, जो कॉस्ट बिहेवियर के पैटर्न्स को क्लियर करता है। एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी के प्रोग्रेशन को डिफाइन करता है। वाई एक्सिस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉस्ट मैट्रिक्स के मेजरमेंट को हाईलाइट करते हैं।
कर्व्स सेक्शन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के शेप्स और पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, जो ग्राफिकल एनालिसिस के लिए बहुत क्रिटिकल है। LRAC यू शेप्ड होता है और SRAC कर्व्स के लोएस्ट पॉइंट्स को टेंजेंट करता है, जो इसे एनवलप कर्व बनाते हैं। ये लॉन्ग रन कॉस्ट मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को विजुअली कैप्चर करता है। LRMC यू शेप्ड होता है और LRAC को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये मार्जिनल कॉस्ट की एफिशिएंसी डिटरमाइनिंग रोल को हाईलाइट करता है। SRAC कर्व्स मल्टीपल यू शेप्ड कर्व्स होते हैं, जो डिफरेंट प्लान साइजेस के लिए होते हैं, जहां LRAC लोअर बाउंड्री के रूप में होता है। ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के रिलेशनशिप को क्लैरिफाई चीज़ करती है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था, अब आते हैं इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के सेक्शन की, जो लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर के ड्राइविंग फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये स्केलेबिलिटी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। इसको अब हम करने जा रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल सेक्शन लॉन्ग रन में कॉस्ट एफिशिएंसी के बेनिफिट्स को डिस्कस करता है। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के एडवांटेजेस को हाईलाइट करता है। LRAC आउटपुट के बढ़ने के साथ डिक्रीज होते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन, बल्क परचेजिंग या टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कॉस्ट सेविंग मैकेनिज्म को कैप्चर करता है। डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल सेक्शन लार्ज स्केल प्रोडक्शन के चैलेंजेस को डिस्कस करता है। ये इनएफिशिएंसीज के सोर्सेज को हाईलाइट करता है। ठीक है जी, होप आपको समझ आ गया होगा। LRAC आउटपुट के बढ़ने के साथ इंक्रीज होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इश्यूज या रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स अराइज होते हैं। ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिमिटेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल सेक्शन एक बैलेंस स्केलेबिलिटी सिनेरियो को डिस्क्राइब करते हैं। ये प्रोपोर्शनल कॉस्ट बिहेवियर को क्लैरिफाई करते हैं। LRAC कांस्टेंट रहता है जब आउटपुट इनपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली स्केल करता है। ये स्टेबल कॉस्ट एफिशिएंसी को चीज़ को हाईलाइट करते हैं। अब एक क्वेश्चन था यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के रिगार्डिंग। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ए यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है जी, देखो यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के जम्पशन सेक्शन, जो इसकी जम्पशंस पूछी गई थी, ये एक्सप्लेन करते हैं कि LRAC का शेप कैसे फॉर्म होता है। ये कॉस्ट बिहेवियर के अंडरलाइंग फैक्टर्स को डिफाइन करता है। देखो, फर्स्ट, लार्जर फर्म्स को ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एफिशिएंसी गेन्स के को ड्राइवर को हाईलाइट करता है, जो स्केल के साथ आते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट पे प्रिवेल करती हैं। ये इनिशियल कॉस्ट रिडक्शंस के डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करता है, जब फर्म्स अपने ऑपरेशंस को स्केल अप करते हैं। फर्म के बड़े होने के साथ उससे अफेक्टिवली मैनेज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस के मैनेजरियल चैलेंजेस को चीज़ कैप्चर करती है। डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लार्जर लेवल ऑफ आउटपुट्स पे प्रिवेल करती हैं। ये इनएफिशिएंसीज के डोमिनेंस को हाईलाइट करता है जब स्केल एक्सेसिवली बड़ा हो जाता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तब होती हैं जब प्रोडक्शन के स्केल के बढ़ने से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है। ये कॉस्ट एफिशिएंसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को चीज़ डिफाइन करती है। ये स्पेशलाइजेशन, बल्क परचेजिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन जैसे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के की ड्राइवर्स की आउटलाइन है। देखो, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तब होते हैं जब प्रोडक्शन के स्केल के बढ़ने से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है। ये लार्ज स्केल इनएफिशिएंसीज के कॉन्सेप्ट को चीज़ क्लैरिफाई करती हैं। ये कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, इनएफिशिएंसीज और डिमिनिशिंग रिटर्न्स जैसे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। ये डिसइकोनॉमिक्स के प्राइमरी सोर्सेज को चीज़ हाईलाइट करती हैं। अगर हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करें, ये तब होते हैं जब प्रोडक्शन की स्केल के बढ़ने से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता। ये स्टेबल कॉस्ट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहती है जब फर्म अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करते हैं। ये प्रोपोर्शनल स्केलेबिलिटी के सिनेरियोज को क्लैरिफाई करती है चीज़। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स को समझना फर्म्स को अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स एनालाइज करने, ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल्स डिटरमाइन करने, प्राइसिंग डिसीजंस लेने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एफिशिएंसी के लिए प्लान करने में मदद करते हैं। ये कॉस्ट मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करता है। ये आउटपुट और कॉस्ट के रिलेशनशिप के इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जो फर्म्स को अपने ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करने और मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करने में इनेबल करते हैं। ये कॉस्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को चीज़ हाईलाइट करती है।
अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन था यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कर्व के ही रिगार्डिंग। एक मैंने पहला क्वेश्चन कराया, अब एक और क्वेश्चन है, सेम ही है ऑलमोस्ट, बस उसका थोड़ी सी चीज़ मैं आपको एक बार रिपीट ही कर रहा हूँ, एक हिसाब से ना ये रिपीट ही चीज़ है। देखो अब बात करते हैं यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की। जो जो ये अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये LRAC के शेप और उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को मैं फर्दर एक्सप्लोर करूँगा। ये स्केलेबिलिटी के पैटर्न्स को चीज़ क्लैरिफाई करेगी। देखो यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये इंप्लाई करता है कि स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, लार्जर लेवल्स पे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, और लोअर स्केल्स पे डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये LRAC के कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियर को चीज़ कैप्चर करेगी। पहले बात करें, स्मॉल लेवल ऑफ आउटपुट पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल करते हैं, जिसका मतलब है कि आउटपुट लेवल बढ़ने के साथ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है। ये इनिशियल कॉस्ट एफिशिएंसी के डोमिनेंस क्यों चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। ये टिपिकली स्प्रेडिंग फिक्स्ड कॉस्ट ओवर लार्जर आउटपुट, हायर एफिशिएंसी अचीव करना और बल्क परचेजिंग डिस्काउंट्स के एडवांटेज लेने जैसे फैक्टर्स की वजह से होती है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के की मैकेनिज्म्स को आउटलाइन करती है। दूसरा, लार्जर लेवल ऑफ आउटपुट पे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल करती हैं, जहां एक सर्टेन पॉइंट के बाद आउटपुट लेवल बढ़ने से या बढ़ाने से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो सकती है। ये लार्ज स्केल इनएफिशिएंसी के ऑनसेट को चीज़ हाईलाइट करती है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। ये इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन चैलेंजेस, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नीड जैसे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। ये डिसइकोनॉमीज के प्राइमरी ड्राइवर्स को क्लैरिफाई करता है। तीसरा, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स लोअर स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे ज़्यादा एक्रू होते हैं, जहां डिवीजन ऑफ लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस को स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड करने को रेफर करती है, जो डिफरेंट इंडिविजुअल या ग्रुप्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ये एफिशिएंसी गेन्स के सोर्स को एम्फसाइज करती है। स्पेशलाइजेशन वर्कर्स को उनके स्पेसिफिक टास्क में ज़्यादा स्किल्ड और एफिशिएंट बनाती है, जो प्रोडक्टिविटी गेन्स और लोअर कॉस्ट का रिजल्ट देता है। ये लेबर एफिशिएंसी के कोर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है चीज़। स्मॉलर स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट लार्जर स्केल के कंपैरिजन में ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं या हो सकते हैं, जहाँ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन चैलेंजेस अराइज हो सकते हैं। ये स्केल डिपेंडेंट एफिशिएंसी को बताता है। अब एक और क्वेश्चन था, देखो यू शेप लॉन्ग रन क्वेश्चन, यहाँ का एक बार समझ लो, इस क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंट, इसकी ही कंटिन्यूएशन है। यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ये जूम करता है कि स्मॉल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं और लार्जर लेवल्स पे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं। ये LRAC के शेप के अंडरलाइंग असम्पशंस को समराइज करता है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉज बनते हैं, इनएफिशिएंसीज, कोऑर्डिनेशन इश्यूज और लार्जर फॉर्म्स मैनेज करने के कॉम्प्लेक्सिटीज जैसे फैक्टर की वजह से अराइज होते हैं, ना कि सिर्फ फर्म को इफेक्टिवली मैनेज करने की डिफिकल्टी की वजह से। ये डिसइकोनॉमीज के ब्रॉडर कॉजेज को चीज़ क्लैरिफाई करती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जो ओवरऑल एक क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के रिलेटेड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके रिलेटेड। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस की। जो प्रोडक्शन और कॉस्ट के अब इंटररिलेशनशिप्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के डीपर इनसाइट्स अब मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, इकोनॉमिक रेंट सबसे पहले और इकोनॉमिक प्रॉफिट एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्लैरिफाई करती है कि इकोनॉमिक रेंट वो पेमेंट है, जो मैंने अभी बोला ना, ये स्टेटमेंट क्लैरिफाई करती है कि इकोनॉमिक रेंट वो पेमेंट है जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसके करंट यूज़ में रखने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड से ज़्यादा दिया जाता है। ये रेंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट दूसरी तरफ टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रेफर करता है। ठीक है जी, इकोनॉमिक रेंट इकोनॉमिक प्रॉफिट का एक कंपोनेंट है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट में दूसरे कॉस्ट भी शामिल होते हैं। ये रेंट और प्रॉफिट की डिस्टिंक्शन होप्स आपको समझ आ गई होगी। इकोनॉमिक रेंट वो पेमेंट है जो लिमिटेड सप्लाई वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट दूसरी तरफ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट यानी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों के डिफरेंस को रेफर करता है। जब AC, अब ये एक चीज़ क्लियर है, अब दूसरी समझो, जब AC इज इक्वल टू MC होता है तो शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है। ठीक है जी,
इसका रीज़न है कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप होता है और मिनिमम पॉइंट तब होता है जब ए सी इक्वल टू एम सी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने का एडिशनल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है, और जब ये एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है तो ये इंडिकेट करता है कि एवरेज कॉस्ट ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज। शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में आउटपुट लेवल ऑप्टिमल माना जाता है जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है। इस पॉइंट पे फर्म वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं जहाँ एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट मार्जिनल यानी एमसी सारे यूनिट्स के एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। इस पॉइंट पे फर्म मोस्ट एफिशिएंट लेवल पे प्रोड्यूस कर रही हैं जहाँ एक और यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने का एडिशनल कॉस्ट सारे यूनिट्स के एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन था थियोरीज के रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बिल्कुल ही कह लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं थ्योरीज के सेक्शन की जो एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है जी, ये एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर के इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल ड्राइवर्स को आप एनालाइज करेंगे। देखो, थॉमस कॉकरन का थ्योरी कहता है कि जिस एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल ब्रॉटअप होता है वो उसके एंटरप्रेन्योरियल अर्ज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, फिर रॉटर का लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी एक पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस और फॉर्च्यून और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंसी को हाईलाइट करता है जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी थी मैकलेंड का थ्योरी कहता है कि नीड्स फॉर अचीवमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को ड्राइव और स्टिमुलेट करते हैं। चौथा मैक्स वेबर का थ्योरी कहता है कि रिलीजियस बिलीफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के लिए ड्राइविंग या रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस होते हैं। सो होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आज का हमारा सेशन होते हैं कंप्लीट, जितना आपको करवाया अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 3 हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की कल चल रही है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।